जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे रेनफेड एग्रीकल्चर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टेंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई फार्मिंग रीजन। यानी कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं ड्राई फार्मिंग रीजन में, यानी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर्स में क्रॉप को प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए फार्मर्स को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इन सभी समस्याओं का यहाँ पर विस्तृत एक्सप्लेनेशन किया गया है। और इस वीडियो में हम साइंटिफिकली वे में बात करेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई फार्मिंग रीजन, यानी कि ड्राई फार्मिंग रीजन में क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं या कॉन्स्टेंट्स का अर्थ भी यही होता है कि कौन कौन सी समस्याएं से गुजरना पड़ता है, किन किन समस्याओं का को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स ड्राई फार्मिंग रीजन्स के अंतर्गत क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। तो सबसे पहले आता है, फर्स्ट बात आता है क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट, यानी कि वहाँ से के जलवायु संबंधित क्या कौन कौन सी समस्याएं आती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स का मतलब आप जानते हैं, क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट यानी कि जो क्या हो सकता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं आते हैं वो बात की जाती है क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स के अंतर्गत। तो इसमें फर्स्ट बात किया गया है रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि रेनफॉल की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेरिएबल रेनफॉल, यानी कि ड्राई फार्मिंग रीजन में क्या होता है, कभी कभी वर्षा अधिक हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। वेरिएबल रेनफॉल हो सकता है। इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी मतलब वितरण जो होता है कहीं असमान होता है, ठीक है, एवरेशंस की दृष्टि से होता है, ठीक है, एवरेशंस। और लेट मानसून, वन सेट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून के बाद भी हो सकता है। अर्ली विथड्रॉवल ऑफ मानसून, ठीक है। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हो सकता है, लंबे समय तक सूखा की स्थिति बना रह सकता है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई वहाँ का होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। हॉट ड्राई विंड, क्या होती है, गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है। हाई एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड, मतलब वायुमंडल में जो होता है वाटर डिमांड का बहुत ज़्यादा मांग होती है। तो ये सब क्या थे, क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट थे, ठीक, जलवायु संबंधित प्रॉब्लम थे। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हॉट ड्राई विंड्स हो सकता है, हाई एटमॉस्फेरिक वाटर डिमांड हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल रेनफॉल हो सकता है, लेट वनसेट ऑफ मानसून, अर्ली विथड्रॉवल ऑफ मानसून हो सकता है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल हो सकता है। तो ये सभी जितने भी घटनाएं थे वो सब क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इससे इन सभी समस्याओं से फार्मर को गुजरना पड़ता है, जिसके इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर फार्मर जो होता है उस क्लाइमेटिक रीजन में क्या होता है, तो उस जोन में क्या करता है कि उसी क्रॉप का सिलेक्शन करता है जो इन सभी क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट को सहन कर सके, ठीक है। और सेकेंड बात आता है सॉइल कॉन्स्टेंट, यानी मृदा संबंधी समस्याएं आती हैं। तो इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, यहाँ पर क्या होता है कि ड्राई फार्मिंग रीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जो होता है एक समान नहीं होता है, कहीं कहीं स्थान पर क्या होगा, ज़्यादा होगा तो कहीं कहीं स्थान पर कम होगा। इनएडिक्वेट, असंतुलन की अवस्था बना रहेगा। पुअर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, सॉइल में क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो होता है वो कम होगा, ठीक है। और पुअर सॉइल फर्टिलिटी, वहाँ की जो मृदा की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होगा, ठीक है। सॉइल डिट्यूरेशन ड्यू टू इरोजन, और जो ड्राई फार्मिंग रीजन होगा जहाँ पर सूखा की स्थिति रहता है वहाँ पर क्या होगा कि मृदा का हनन होगा, डिट्यूरेशन होगा, इरोजन होगा, यानी क्षरण होगा, किसके थ्रू, विंड के थ्रू हो सकता है या वाटर के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम आ सकती है, मृदा जो होती है क्रस्ट यानी कि क्रस्ट बन जाती है, कठोर हो सकती है। प्रेजेंस ऑफ हार्ड लेयर एंड डीप क्रैक, उसकी में क्या होते हैं, वहाँ की मृदा में क्या होते हैं कि उसकी निचली सतह पर क्या होते हैं, एकदम हार्ड लेयर एंड क्रैक होता है, डीप क्रैक्स होता है। तो ये मृदा संबंधित समस्याएं थे, इन समस्याओं से भी फार्मर को गुजरना पड़ता है, ठीक है। और थर्ड हम बात करेंगे लैक ऑफ सुटेबल वैरायटीज, यानी क्या किया जाता है कि प्लांट ब्रीडर के थ्रू ड्राई फार्मिंग रीजन्स में कम ही ऐसे वैरायटियों को रिलीज किया जाता है, मतलब कम ही वैरायटी बनाए गए हैं जो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस के प्रति एडाप्ट हो सके। तो लैक ऑफ सुटेबल वैरायटी, यानी कि सुटेबल वैरायटीज जो होता है कि उस क्लाइमेटिक रीजन्स में ग्रो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसमें भी क्या होता है कि वैरायटीज की कमी होती है, लैक ऑफ सुटेबल वैरायटीज फार्मर्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो ये समस्याओं से भी फार्मर को गुजरना पड़ता है। और थर्ड बात करें, अब फोर्थ बात करें तो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस का मतलब होता है परंपरागत कौन कौन सी फार्मर को
कल्चरल प्रैक्टिस करते हैं। प्लॉविंग एलॉन्ग द स्लोप, प्लॉविंग एलॉन्ग द स्लोप्स। सेकेंड है मानसून सोइंग, मानसून जैसे है उस समय सोइंग करना चाहिए। चॉइस ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन रेनफॉल, फार्मर को क्या होना चाहिए कि रेनफॉल के अकॉर्डिंग ही क्रॉप को सेलेक्ट करना चाहिए कि किस कंडीशंस में कितना बारिश होगा तो किस प्रकार का क्रॉप हम ले सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन FYM इन लिमिटेड क्वालिटी, यानी कि FYM फार्म यार्ड मैन्यूर। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद जिसे बोला जाता है, जिसमें NPK, ठीक है, 0.25 0.50, यानी कि 98 54 98। ठीक है, ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा, यानी कि 50 पैसे 25 पैसे 50 पैसे। ठीक है, तो FYM का लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अनटाइमली वीडिंग होना चाहिए। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी क्रॉपिंग सिस्टम्स भी हो सकता है, ये भी समस्याएं आ सकती है। ट्रेडिशनल स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी ना हो सके, ये भी समस्याएं आती है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी कि जो न्यूट्रिएंट जितने अमाउंट में देने की आवश्यकता होती है उससे कम या बेसी देंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएटिव आता है। ठीक है, तो ये था ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस के अंतर्गत। इन हैवी वीड इन्फेस्टेशन, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, यानी कि रिसोर्स कौन कौन से रिसोर्स है, यानी कि ड्राई फार्मिंग रिसोर्स में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज मात्र 3 ही होते हैं। एक होता है सॉइल के बारे में बात किया जाता है, और एक होता है वाटर के बारे में बात किया जाता है, और एक होता है सोलर रेडिएशन, यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो इन सभी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उस सभी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल कॉन्स्टेंट, यानी कि टेक्नोलॉजी, यानी कि ड्राई फार्मिंग रीजन में विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जा पाता है, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स की जो इनकम होती है वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए वे क्या करते हैं, हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी यूज करने का मतलब होता है जैसे रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करें, GPS का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, यानी कि वहाँ के फार्मर की सोशियो यानी कि सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। सामाजिक आर्थिक का मतलब होता है पैसे संबंधित, पैसों से रिलेटेड संबंधित समस्याएं, जिससे फार्मर क्या होते हैं, हाई क्वालिटी के टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं और अच्छे क्वालिटीज़ के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड जितने भी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ होते हैं उनको ग्रो करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शंस को इन्हांसमेंट करने के लिए, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। लेकिन फार्मर की ये भी समस्याएं होती हैं कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल समस्याओं से गुजरना पड़ता है, रिसोर्सेज संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, हैवी वीड इन्फेस्टेशन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड संबंधित समस्याओं को गुजरना पड़ता है, सॉइल कॉन्स्टेंट यानी मृदा से संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ता है, और उसके साथ ही साथ जलवायु संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हर एक फार्मर्स ड्राई फार्मिंग रीजन्स में इन सभी समस्याओं से फार्मर को गुजरना पड़ता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि ड्राई फार्मिंग रीजन में क्रॉप को प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट देगा प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन ड्राई फार्मिंग रीजन, या तो दे सकता है प्रॉब्लम एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ रेन फेड एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि रेन फेड एग्रीकल्चर इन इंडिया में भारत में कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो ये सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक आप प्रॉपर नोट बनाइए। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट से रिलेटेड और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हम आप लोगों को अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में अच्छा मार्क्स लाएं। उसके साथ ही साथ आप लोग कम समय में बेटर तैयारी कर पाएँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो।